Good morning students, welcome again to chemistry class. Myself संगीता शर्मा. हम और आप मिलकर सॉलिड स्टेट चैप्टर कर रहे थे. अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड गैस लिक्विड के बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, सॉलिड कितनी तरह के होते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं. उसके बाद यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल्स कितनी तरह के होते हैं बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड बेस्ड अपॉन सेल पैरामीटर्स और ब्रेवाइज लैटिसेस किसको कहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उसी चीज़ को, उसी डिस्कशन को अब आगे कंटिन्यू करते हैं. आज हम करने वाले हैं, क्योंकि आपको नंबर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स का तो पता ही है, एफसीसी, बीसीसी, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड हम कर चुके हैं. तो उन सेल्स में अगर हमने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो काउंट करने हैं कि एक एटम की हिस्सेदारी में कितने एटम्स आते हैं, वो हम कैलकुलेट करेंगे. सो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर्ड, ये कैलकुलेशन करेंगे. उसके बाद हम क्लोज पैकिंग की बात करेंगे. क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, उसमें एक टर्म आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो भी डिस्कस करेंगे. फिर क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इन टू डायमेंशंस, वो दो तरह की उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं. वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, उसको देखेंगे. फिर पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज वो डिस्कस करेंगे केवल स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले पैटर्न में. थ्री डायमेंशनल पैकिंग करें तो क्या पॉसिबिलिटी या क्या बन सकता है. ये जो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग वाला है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे इसको. थ्री डायमेंशनल वाला, टू डायमेंशनल तो हम आज करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. तो नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, वो ये है कि जैसे ये यूनिट सेल है, फिलहाल तो मैंने इसको अकेला बनाया है, बट इन रियलिटी हमें ये मालूम है कि यूनिट सेल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता. बहुत सारे यूनिट सेल्स एक के साथ दूसरे मिलके तब कहीं क्रिस्टल लैटिस बनता है. सो इट डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन. आइसोलेशन में अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मान लीजिए कोई जो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे या फेसेस के सेंटर पे या एंड सेंटर्स पे या बॉडी सेंटर में. तो जैसे कोई कॉर्नर पे अगर कोई एटम, आयन, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे है, और इस यूनिट सेल को हम यहाँ इमेजिन करते हैं, तो आप देखें कि ये वाला कॉर्नर यानी कि ये कॉर्नर, इट इज बीइंग टच्ड बाय 1 2 3 4 इंक्लूडिंग दिस वन. इसी सरफेस में 4 यूनिट सेल इस कॉर्नर को टच कर रहे हैं. तो जो एटम, आयन, मॉलिक्यूल होगा वो इसी सरफेस में इन 4 यूनिट सेल्स के बीच तो डिवाइड होगा ही होगा इस सरफेस में. लेकिन वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि इसके ऊपर भी सरफेस होगा ऐसा का ऐसा ही. और ये तो टू डायमेंशनल इन अ वे बन रहा है. थ्री डायमेंशनल में यूनिट सेल के ऊपर, इस लेयर ऑफ यूनिट सेल के ऊपर भी एक और लेयर ऑफ यूनिट सेल आने वाली है. सो वी मस्ट कीप इन आवर माइंड कि जो यूनिट सेल है वो अकेले नहीं रहता है, अकेले नहीं एग्जिस्ट करता है, वो अपने बाकी यूनिट सेल्स के साथ बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड है. रादर फेस की ही बात करें तो फेस ऑफ वन यूनिट सेल इज बीइंग शेयर्ड बाय द अदर यूनिट सेल. जैसे घरों में रूम्स होते हैं तो एक दीवार इस रूम की भी है और उस रूम की भी है. इट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन द टू रूम्स. सेम इज द केस विद कॉर्नर्स. तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से किस टाइप के यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम्स के उसके हिस्से कितने एटम पड़े. वैसे दिखाई देने को तो बहुत होंगे, कॉर्नर्स ही 8 हैं, तो 8 एटम इस यूनिट सेल के हिस्से में नहीं आएंगे. कितने आएंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं. देखें, सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल से स्टार्ट करें. प्रिमिटिव यूनिट सेल मीन्स जिसमें केवल कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर्स किसी भी क्यूब के कितने होंगे,
8 होंगे, लेकिन 8 एटम्स नहीं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कॉर्नर्स पे ही एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट हमें देखना है कि एक कॉर्नर से कितना शेयर आता है। उसको देखने के लिए जैसे फिलहाल मैंने ये बोला था कि इस यूनिट सेल को आप यहां इमेजिन करें, तो इस यूनिट सेल में अगर कोई एटम है तो वो फिलहाल तो एटम को या एटम आयन मॉलिक्यूल को याद रखें, इट इज लाइक ए बॉल। अब वो बॉल जो है, half of that ball is being adjusted between these 4 unit cells, क्योंकि हाफ नीचे जाएगा और हाफ ही उसका जो है वो इस यूनिट सेल के इस सरफेस के ऊपर आएगा। ठीक है, तो हाफ बॉल जो है इन 4 के बीच डिवाइड हो रहा है। हाफ बॉल, हाफ एटम कितनों के बीच डिवाइड हो रहा है? 4 के बीच डिवाइड हो रहा है। यानी कि इसको फिर से एक बार 4 से डिवाइड कर दूंगी, ये 4 और जो हाफ है वो अपर 4 के बीच डिवाइड हो रहा है। तो कॉर्नर वाला एटम जो है, या आप ये मान लें कि कॉर्नर पे जो चीज है वो 1 2 3 4 और इससे ऊपर यहां पे एक यूनिट सेल बनेगा 5, यहां पे बनेगा 6, यहां पे बनेगा 7, यहां पे बनेगा 8। एक कॉर्नर जो है, आप वैसे भी 8 रूम्स का एक स्ट्रक्चर इमेजिन करें, तो जो सेंटर वाला कॉर्नर है उसको देखें गौर से, तो 4 रूम्स नीचे वाले भी उसको टच कर रहे होते हैं जैसे ये हैं, और 4 रूम ऊपर वाले जो हैं उनके फर्श पे ये कॉमन कॉर्नर आएगा। सो कॉर्नर जो है किसी भी क्यूब का, वो 8 क्यूब्स के द्वारा टच और शेयर किया जाता है। तो कॉर्नर पे कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल होगा, दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉर्नर कितनी आती है? 1/8। हमारे पास कॉर्नर्स कितने हैं? 8, और हर कॉर्नर से कितना एटम आ रहा है आपको? एक एटम का 8वां हिस्सा। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट कर लेंगे फिर प्रिमिटिव में? टोटल कॉर्नर्स आए 8 और एक कॉर्नर से हमें शेयर मिल रहा है 1/8। 8 into 1/8 दैट इज 1। सो यू मस्ट कीप इन माइंड कि प्रिमिटिव सेल में अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हम काउंट करेंगे, तो आप ये समझ लें 1/8 यहां से आया, 1/8 यहां से आया, 1/8 यहां से आया, 1/8 यहां से आया, 1/8, 1/8, 1/8, और सारा जब मिला दिया तो बन गया 1। तो नंबर ऑफ एटम्स पर प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 1। उसके बाद आता है सेंटर्ड, और सेंटर्ड में फर्स्ट टाइप है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का सिंपल सा मतलब है कि कॉर्नर्स पर तो एटम्स होने ही होने हैं, लेकिन उसके सिवाय यूनिट सेल के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में भी एक एटम होगा। बॉडी के सेंटर में इज लाइक कि आप रूम के अंदर बैठे हैं और रूम के सेंटर जैसे में एक बॉल एडजस्टेड है। तो भाई रूम के सेंटर में अगर कोई बॉल है तो वो तो पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल का होगा। बाकी कोई भी यूनिट सेल इस यूनिट सेल के अंदर तो नहीं एंटर कर रहा है शेयर लेने के लिए। तो बॉडी के सेंटर के का जो एटम या आयन या मॉलिक्यूल होगा, दैट कंप्लीटली बिलोंग्स टू दिस यूनिट सेल, और उसमें किसी की कोई पार्टनरशिप नहीं है। तो यहां से बॉडी के सेंटर से हमें कंप्लीट 1 आ रहा है। कॉर्नर से आपको मालूम है हर कॉर्नर से 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 शेयर आता है। सो अब इसको टोटल करते हैं। ड्यू टू कॉर्नर्स कितना आ गया? 8 into 1/8 दैट इज 1। एंड ड्यू टू बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में जो होगा वो कंप्लीटली इसी का होगा, तो बॉडी सेंटर के कारण कितना आ गया? 1। टोटल इज 1 + 1 दैट इज 2। फॉर BCC the total number of atoms per unit cell stands to be 2। अब नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे हम। तो फेस सेंटर्ड का मतलब है, नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में हमें ये मालूम है जो भी मर्जी होगा फेस सेंटर्ड होगा या कोई भी होगा, कॉर्नर्स शेल ऑलवेज बी
ऑक्यूपाइड। तो कॉर्नर्स 8 होते हैं, हर कॉर्नर से 1/8 कंट्रीब्यूशन आती है। तो कॉर्नर्स की तो हम सीधा लिख देते हैं कंट्रीब्यूशन 8 × 1/8 दैट इज 1। कोई इसमें हमें टेंशन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे नई चीज आई है, फेसेस। फेस मतलब जैसे किसी रूम की दीवारें जो होती हैं वो फेस होती हैं, छत और फर्श ये फेस होते हैं। तो 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, 6 फेसेस हुए। किसी भी क्यूब के जो हैं वो 6 फेसेस होंगे। जैसे यहाँ पे फेस नंबर 1, 2, 3, 4 पीछे वाला, 5 और 6 आगे वाला, 6 फेसेस। सो फेस के बारे में हमें पता करना है कि फेस पे जो एटम या आयन होगा वो कितने यूनिट सेल्स के द्वारा शेयर किया जाएगा। वैसे तो हमें ये भी मालूम है, पहले से हम जानते हैं, जैसे कोई दीवार है तो वो केवल 2 ही रूम्स के बीच साझी हो सकती है। मींस इस दीवार के बीच अगर आपने कोई बॉल लगाना है तो हाफ ऑफ द बॉल विल रिमेन इन दिस रूम एंड हाफ ऑफ दैट बॉल विल रिमेन इन द नेक्स्ट रूम। तो जैसे यहाँ पे ये है फेस, कॉमन फेस, मतलब फेसेस तो बहुत से हैं, बट दिस इफ यू सी दिस फेस देन इट इज बीइंग शेयर्ड बाय दिस यूनिट सेल एज वेल एज दिस यूनिट सेल। और यहां पर अगर आप कोई एटम लगाते हैं तो वो आधा इस रूम के हिस्से पड़ेगा और आधा इस रूम के हिस्से पड़ेगा। सो मैं ये समझाना चाह रही थी कि हर फेस से आपको कितनी कंट्रीब्यूशन आने वाली है, हाफ। तो यहाँ पे हाफ 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 एंड हाफ, हर फेस से हाफ एटम मिलने वाला है। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं आपके पास? 6। और कंट्रीब्यूशन ऑफ फेसेस कितनी हो जाएगी? टोटल फेसेस 6, एक फेस से आया आपको कितना? हाफ एटम, तो टोटल 3। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया? 1 + 3 दैट इज 4। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने काउंट करेंगे हम? 4 काउंट करेंगे। एंड सेंटर्ड के लिए कैलकुलेट करेंगे। एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में कोई खास फर्क नहीं है, कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन तो डिफरेंट है लेकिन टाइप एक जैसी है। कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स तो हम सीधा कर देंगे 8 × 1/8 दैट इज 1। कॉर्नर से हमें कितना शेयर आ गया? एक एटम आ गया। नंबर ऑफ एंड्स, एंड्स का मतलब होता है कोई 2 ऑपोजिट फेसेस। वी कैन टेक दीज 2 और दीज 2, या ये फिर आगे वाला, ये पीछे वाला, मतलब फेसेस ही हैं पर केवल 2 फेसेस लेने हैं, ऑपोजिट फेसेस। सो नंबर ऑफ एंड्स कितने हो गए? एंड सेंटर्ड में कितने फेसेस काउंट करने हमने? सिर्फ 2 फेसेस ऑपोजिट। और हर फेस से कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी? हाफ यहां से आ गया, हाफ यहां से आ गया। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एंड्स कितना आ गया? 2 × हाफ। हर एंड से कितना आ रहा है? हाफ। और है कितने एंड्स? 2 हैं, तो टोटल कितना हो गया? यहां से 1। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया? 1 आया कॉर्नर्स के कारण और 1 आया एंड्स के कारण, दैट इज 2। सो फाइनली वी कंक्लूड के नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए प्रिमिटिव सेल, जो सिंपल क्यूबिक कहते हैं, वो 1 आएगा। बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 आएंगे, और एंड सेंटर्ड में भी 2 ही आ रहे हैं, और एफसीसी में 4 आएंगे। 1 2 2 4 प्रिमिटिव यानी कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में 2 आए, और फेस सेंटर्ड में 4 एटम्स पर यूनिट सेल आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए, क्रिस्टल्स में क्लोज पैकिंग उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। क्लोज पैकिंग से क्या होगा कि जैसे कोई दीवार बनाई जा रही हो, उसके ईंटों के बीच में खाली जगह अगर हम रखते हैं तो वो जाहिर सी बात है दीवार स्टेबल नहीं बनेगी, स्ट्रांग नहीं बनेगी। उसी तरह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसके पार्टिकल्स मैक्सिमम जितना क्लोज हो सकते हैं उतना क्लोज पैक होते हैं। वो स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा है, और दूसरी बात क्या है कि पार्टिकल जितना क्लोज होंगे उतनी ही स्ट्रांग उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी। सो depending upon the size of atoms, ions or molecules of that crystalline solid और उनके आयनिक चार्ज और उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस के हिसाब से अलग अलग तरह के
सॉलिड्स जो हैं वो अलग अलग तरह की क्लोज पैकिंग करते हैं। तो पहले उस क्लोज पैकिंग को हम वन डायमेंशन में देखेंगे। वन डायमेंशन में अब हम ये मान के चलते हैं, और ऐसा जब भी पैकिंग को हमने अंडरस्टैंड करना है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, दे आर हार्ड स्फीयर्स, हार्ड बॉल्स। तो इन वन डायमेंशन जब हम बात कर रहे हैं तो वन डायमेंशन में तो बॉल्स को अरेंज करने का, एक लाइन में अरेंज करने का यही तरीका है, ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें, दोनों एक ही बात है, एक बॉल के साथ दूसरा सटा के और इस तरह से। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी इन वन डायमेंशन। ये और ये सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट वैसे बनाया है उसको। तो अब यहाँ पे एक नई टर्म आती है कि एक बॉल को अगर, या एक एटम को आप देखें तो उसको दो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स या ये जो भी होंगे वो टच कर रहे हैं। इसके नियरेस्ट नेबर्स वन डायमेंशन में क्या है, दो है। ये जो नेबर्स होते हैं किसी भी पार्टिकल के क्लोज पैकिंग में, किसी भी एक पार्टिकल के जितने नियरेस्ट नेबर्स होते हैं उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। सो वन डायमेंशन में जब क्लोज पैकिंग की जाती है तो किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो दो आता है, बट इन वन डायमेंशन इस एटम को जस्ट दो इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशन, जब वन डायमेंशनल पैकिंग होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 2 रहेगा। अब वन डायमेंशन से आगे मूव करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि अब हम वन डायमेंशन से आगे 2 डायमेंशन में शिफ्ट करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन आप लिख लें। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल इन अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में किसी एटम के जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और अब हम वन डायमेंशन से शिफ्ट होंगे 2 डायमेंशंस में। 2 डायमेंशंस में क्या है, ये एक रो लगी हुई थी, अब इस रो के आगे नेक्स्ट रोज हम ले डाउन कर देंगे। अभी तक तो सिर्फ एक ही एक्सिस चल रहा था, जब और रोज लगाएंगे तो एक नहीं 2 एक्सिस चलने लग पड़ेंगे, तो हम इसको 2 डायमेंशंस कह सकते हैं। अब 2 डायमेंशनल पैकिंग के यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो जब भी बॉल्स या स्फेरिकल बॉडीज कोई पैक होंगी तो जहाँ पे वो क्लोज होंगी वहाँ पे ऐसे ऐसी खाली जगह, ऐसे ऐसे वॉइड्स या डिप्रेशंस, इनको आप कह सकते हैं, ये वाले ये क्रिएट होंगे ही होंगे क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट लेयर को जो हम ले डाउन करें तो उसको इन स्फीयर्स के ऊपर एडजस्ट करवाएं, जैसे यहाँ करवाया है। इन 2 स्फीयर्स के बीच में डिप्रेशन ये था, तो अगली जो रो थी उसका स्फीयर हमने इस डिप्रेशन में एडजस्ट कर दिया। ठीक उसी तरह ये वाला स्फीयर उससे अगले डिप्रेशन में, ये वाला स्फीयर उससे अगले डिप्रेशन में, इस तरह से। एक पॉसिबिलिटी तो ये थी, और एक और पॉसिबिलिटी भी थी 2 डायमेंशंस में, जो ये है आपके सामने। इसमें हमने क्या किया है, ये स्फीयर है तो दूसरा रो जो है वो परफेक्टली इससे अलाइन करके लगाया है, एक लाइन में है ये वाले स्फीयर्स। इसका सेंटर और इसका सेंटर और इसका सेंटर तीनों एक लाइन में बिल्कुल सामने आ रहे हैं एक दूसरे के, एंड दे आर परफेक्टली अलाइंड इन दिस डायरेक्शन एज वेल एज इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में तो खैर होना ही था, लेकिन इस डायरेक्शन में भी दे आर परफेक्टली अलाइंड। ओके, यहां पे अगर ये लेयर ए थी तो इस लेयर को हम ए नहीं कहेंगे, क्योंकि इस लेयर की और इस लेयर की अलाइनमेंट डिफरेंट है। डिफरेंट अलाइनमेंट वाली जो लेयर नहीं, रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो इज नॉट परफेक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट रो, तो इस सेकंड रो का नाम हम रख देते हैं बी। लेकिन थर्ड रो इज परफेक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट रो, इसलिए इसका नाम हुआ ए। यहां पे देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या आगे जितनी भी हम रोज लगाते उनकी अलाइनमेंट सेम आनी थी। तो इस पैटर्न को 2 डायमेंशंस में ये जो पैटर्न जनरेट हो रहे हैं,
इनको एक को कहेंगे ए बी, आगे बी ही आना है इसके, और दूसरे को कहेंगे ए ही पॉसिबल है इसमें। ये जो ए बी पैटर्न आ रहा है, अब इसमें आप गौर से देखें, एक इस स्फीयर को हम कंसीडर करते हैं, फोकस करते हैं इस पे। इस स्फीयर के नियरेस्ट नेबर्स 1 2 3 4 5 और 6 ये है। इनके सेंटर्स को यदि हम मिला देते हैं तो ये जो ज्योमेट्री तैयार हो रही है ये हेक्सागन तैयार हो रही है। दो बातें, एक तो ए बी ज्योमेट्री, ए बी पैटर्न जब आता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशंस जो आएगा वो 6 डायमेंशंस का ख्याल जरूर करें। जब 1 डायमेंशन थी तो कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 2। जब 2 डायमेंशंस ले ली तो अभी तक 2 पॉसिबिलिटीज हैं। जो ए बी पैटर्न आ रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 आ रहा है। किसी भी स्फीयर को के नियरेस्ट नेबर्स की संख्या जो है वो 6 है। ये 6 स्फीयर्स इसको डायरेक्टली टच कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें एक स्फीयर को टच करने वाले स्फीयर्स के सेंटर्स को जब हमने मिलाया तो हेक्सागोनल ज्योमेट्री बन रही है, इसलिए इस पैकिंग का नाम ही हमने क्या रख दिया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। नाउ सी दिस, जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी जिसमें हर रो दूसरी रो के साथ परफेक्टली अलाइंड थी, उसमें देखें वी कंसीडर दिस स्फीयर। तो इस स्फीयर को 1 2 3 4 स्फीयर्स जो हैं टच कर रहे हैं। एक थोड़ी सी गलती लगने का ये रहता है, लगता ये है कि ये भी है, लेकिन ये देखिए ये कहीं भी टच नहीं कर रहा है, या ये स्फीयर इसको टच नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। केवल ये 4 स्फीयर्स जो हैं इस स्फीयर को टच कर रहे हैं, और इनके सेंटर्स को हम मिला दें तो जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है स्क्वायर। और इस ए पैटर्न वाली पैकिंग का नाम हमने रख दिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एंड इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक एटम को टच करने के नियरेस्ट नेबर्स की संख्या यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। बट माइंड इट इन 2 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस में जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और आने वाला है, वो देखेंगे वहां पे। अब इन दोनों, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ रही है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग आ रही है आपके पास 2 डायमेंशंस में। आपको साफ दिख रहा होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम्स की पैकिंग इस तरह से हुई है कि मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज करने की कोशिश की है। यहां पे जो डिप्रेशन बना था उसमें हमने कोशिश की है कि अगली वाली रो जो है वो एडजस्ट हो। तो जितनी भी खाली जगह थी, जितना एडजस्ट हुआ जा सका उतना एडजस्टमेंट की कोशिश की है। इसलिए इसमें स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज किया गया है, और जिस पैकिंग में स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए उसे कहते हैं एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट वे ऑफ पैकिंग। मोर एफिशिएंट वे ऑफ पैकिंग, जैसे आपके पास एक सूटकेस में कपड़े डालने हो तो आप तय करके डालेंगे तो बहुत से कपड़े आ जाएंगे, लेकिन आप ऐसे बस ताबड़तोड़ उसमें कपड़े डालते जाएंगे तो ज़्यादा कपड़े नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसमें स्पेस की इकोनॉमी नहीं आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। जब तय करके आप कपड़े रख रहे हैं, दैट इज मोर एफिशिएंट वे ऑफ पैकिंग। तो यहां पे दिस इज मोर एफिशिएंट वे ऑफ पैकिंग द एटम्स। इसमें आप देखें कितनी बड़ी बड़ी खाली जगह बची हुई हैं, ये स्क्वायर से बीच में खाली बचे हैं। सो दिस इज लेस एफिशिएंट वे ऑफ पैकिंग द एटम्स और आयंस। अब हम 3 डायमेंशंस में पैकिंग चेक करेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हमने एक लेयर ले डाउन कर दी थी, इस पे फोकस करें। यदि अब हम क्या करें कि जो पैटर्न हमने यहां पे फॉलो किया है, जस्ट स्ट्रिक्टली अलाइंड रोज हैं, उसी तरह से ये वाला एटम इसका सेंटर आया, और अब हमने इसके ऊपर सेकेंड लेयर, इस लेयर के ऊपर एक और लेयर, फिर और लेयर, फिर और लेयर्स ले डाउन करनी है, तब हम 3 डायमेंशंस में पहुंच पाएंगे। सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर हम सेकेंड लेयर को इस तरह से ले डाउन करें कि सेकेंड लेयर के जो एटम्स हैं
उनका जैसे ये एटम या ये स्फीयर है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे सेंटर हो अगली लेयर के स्फीयर का, और इससे ऊपर जो स्फीयर रखा जाए उसका सेंटर भी बिल्कुल इसके सामने हो, बिल्कुल इसका बिल्कुल सामने हो, इसका बिल्कुल सामने। तो जो सेकेंड लेयर आएगी दैट विल बी, तो जो यहां पे सेकेंड लेयर आएगी दैट विल बी, अगर इस लेयर को हम ए कहते हैं तो जो सेकेंड लेयर आने वाली है दैट विल बी इन परफेक्ट अलाइनमेंट विद द फर्स्ट लेयर। इस एटम के ऊपर ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऊपर आने वाले एटम्स नीचे वाले एटम्स को, स्फीयर्स को टोटली कवर कर देंगे और इनके सेंटर्स बिल्कुल एक सीध में एक लाइन में होंगे। तो ऐसे लगेगा जैसे वर्टिकली आपने इनको स्टैक कर दिया हो, जस्ट वर्टिकली, बस इसकी बाउंड्रीज यही रहेंगी और सारे के सारे इस तरह से आएंगे। इस चीज को अब हम 3 डायमेंशंस में चेक करते हैं तो वहां हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी ये चीज। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा ए ए ए ए, क्योंकि सारी की सारी लेयर्स जो होंगी वो एक दूसरे से परफेक्टली अलाइंड होंगी वर्टिकली भी। तो ए ए पैटर्न बनता है और ए ए पैटर्न से जो ज्योमेट्री निकल के आती है दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, या जिसको आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इस तरह से लेट अस सी इन 3D नाउ। ये है आपका सिंपल क्यूबिक या स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला 3D पैटर्न जो बनता है, उसको 3D में देखें। जब हमने रोज लगाई थी, जैसे इस रो को देखें और अगली रो को देखें, तो हमने एक ही प्रिंसिपल फॉलो किया था कि इस रो के स्फीयर के सेंटर के ठीक सामने दूसरी रो का स्फीयर का सेंटर आएगा, उसके ठीक सामने तीसरा, और मतलब यहां ये जो रोज की पैकिंग हुई है ये इस तरह से हुई है कि बिल्कुल सामने स्फीयर्स आए, हेड ऑन इनको एडजस्ट किया गया है। कोई ये ध्यान नहीं रखा गया कि बीच में खाली स्पेस है। जैसे यहाँ पे सेकंड रो आपने ये लगाई तो यहाँ पे ये जो खाली जगह बन रही थी तो यहाँ पे सेकंड रो को एडजस्ट किया जा सकता था, बट ऐसा नहीं किया है। एटम के सामने एटम आया है और तभी मतलब बिल्कुल अलाइंड है ये सारे। अब लेयर्स की पैकिंग देखें, ये फर्स्ट लेयर है आपकी। सेकेंड लेयर की पैकिंग में भी हमने वैसे ही किया। फर्स्ट लेयर के एटम्स के ठीक सामने सेकेंड लेयर के एटम्स आ रहे हैं, दे आर वेल अलाइंड विद ईच अदर, बिल्कुल सामने। और जब फर्स्ट लेयर की पोजीशन और सेकेंड लेयर की पोजीशन बिल्कुल सामने आएगी तो उन लेयर्स को हम सेम नाम देते हैं। इसको ए नाम दिया था, अगली लेयर को भी ए नाम देंगे, उससे अगली को भी ए ही नाम देना है, क्योंकि इनकी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। सो इस पैटर्न को हम क्या कह सकते हैं, ए ए ए ए पैटर्न। जब अब इसका यूनिट सेल जब आप निकालेंगे, यूनिट सेल के वक्त मैंने बताया था कि यूनिट सेल में क्या है कि जो एटम्स हैं उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस शुड बी द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस क्राइटेरिया को देखते हुए यूनिट सेल जो निकलेगा वो इस तरह का निकलेगा। 1 2 3 4 एटम्स लोअर लेयर के और 4 एटम्स अपर लेयर के मिलके एक यूनिट सेल बना देंगे, 8 एटम्स। और ये 8 एटम्स के सेंटर्स को मिला के क्या बनेंगे, 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, जो कि हमें यहाँ दिख रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको आप कहते हैं। केवल कॉर्नर्स पे आपको एटम्स दिख रहे हैं और ए ए ए ए इस पैटर्न का नाम होता है।